कि इंडिया बन गई वर्ल्ड की सबसे पुअरेस्ट कंट्री। बिलियंस पैसे खर्चा किए गए क्वीन विक्टोरिया को इंडिया का एम्प्रेस बनाने के लिए। चैरिटी करो भाई, मोरालिटी दिखाओ, ठीक है, लोगों का हेल्प करो, तब दिखाओ कि हाँ आप एक इंसान हो या नहीं हो, तब दिखाओ कि हाँ इंडिया इंडिपेंडेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। वुमेन आर सुपीरियर्स टू मेन। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबके मेंटोर, और आज हम करेंगे हमारे हिस्ट्री क्लास 10 की सेकेंड चैप्टर जो कि ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक ऐड कर दूंगी, आप लोग वहां से देख लेना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे डिस्क्रिप्शन में फ्री में नोट्स ऐड की रहती है जो कि आप लोग के लिए फ्री है, तो वहां से डाउनलोड कर लो और वहां से पढ़ लो। ओके, तो बिना रुके स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड चैप्टर जो कि ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। तो आफ्टर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस था। तो पहला रीजन क्या था हमारा? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। पहले पढ़ते इसके बारे में लिखा क्या देखो। तो ब्रिटिश लोग का मेन एम क्या था? मेन एम ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया वाज टू प्रमोट देयर ओन ट्रेड इंटरेस्ट। तो उनकी मकसद क्या थी कि खुद की ट्रेड इंटरेस्ट को प्रमोट करना। मतलब कि इंडियंस क्या कर रहे हैं, उनकी क्या ट्रेड कॉमर्स, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ खुद का ट्रेड इंटरेस्ट को प्रमोट करना उनका मकसद था। ओके, और उन्होंने क्या किया? दे एक्सप्लॉयटेड द इंडियन इकोनॉमी टू सच एन एक्सटेंट कि इंडिया बिकेम वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री विद इन 2 centuries ऑफ ब्रिटिश। तो उन्होंने इंडियन इकोनॉमी, इंडियंस की जो चीजें थी, जो रिसोर्सेज थी, जो इकोनॉमिक थी, उसको इतना ओवर एक्सप्लॉइट किया कि इंडिया बन गई वर्ल्ड की सबसे पुअरेस्ट कंट्री विद इन 2 British centuries। ओके, तो इसका रीजंस क्या क्या देखो। पहले कहां पे इंपैक्ट पड़ा? पीजेंट्स पे, जो हमारे फार्मर्स होते हैं। देखो क्या किया उन्होंने, तो गवर्नमेंट लिवाइड हाई टैक्सेस ऑन लैंड। उन्होंने क्या किया कि अगर आप किसी फार्मर के लैंड पे हाई टैक्सेस लगाओगे तो क्या फार्मर जिंदा रह पाएगा? उसका रोज का खाना पीना चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने पीजेंट्स के लैंड पे हाई टैक्सेस लगा दिए, ठीक है, रेवेन्यूज भी उससे ज्यादा जनरेट हो नहीं पा रही थी। और क्या देखो, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो इंडियन पीजेंटरी है उनकी कंडीशन और डिटोरिएट हो गई। ओके, नेक्स्ट किस पे इफेक्ट हुआ देखो, आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन। यहाँ क्या लिखा है, क्योंकि ब्रिटिश कौन सी पॉलिसी को फॉलो कर रही थी? फ्री ट्रेड। ओके, कौन सी पॉलिसी थी वो? फ्री ट्रेड पॉलिसी। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्या लिखा है, नो इम्पोर्ट ड्यूटीज वर लिवाइड ऑन ब्रिटिश गुड्स एंटरिंग इंडिया बट हाई ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन इंडियन गुड्स एंटरिंग ब्रिटेन। मतलब क्या है देखो यहाँ पे कि कोई भी ब्रिटिश गुड्स अगर इंडिया एंटर करती है तो उस पे बहुत ही कम रेट्स पे, मतलब मान लो कि आप ना के बराबर इंपोर्ट ड्यूटीज लगेगी। लेकिन अगर कोई इंडियन गुड्स ब्रिटेन घुसती है या ब्रिटेन जाती है तो उस पे हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज चार्ज होगा। ओके, देखो जिसकी वजह से क्या हुआ, इस पॉलिसी की वजह से जो आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन थे उनका इनकम पूरा खराब हो गया। ओके, देखो वर्किंग क्लास के बारे में क्या लिखा है। अब अगर मान लो कोई इंडस्ट्री है जहां पे कोई इंडियन वर्कर्स काम करते हैं और उसका ओनर कोई ब्रिटिश है या फिर कोई इंग्लिशमैन है, तो क्या वो इंडियन को अच्छी सैलरी देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। देखो क्या लिखा है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री गिव राइज टू द वर्किंग क्लास इन इंडिया। वर्किंग क्लास वाज एक्सप्लॉइटेड बाय फैक्ट्री ओनर्स हु वर जनरली इंग्लिशमैन। तो कौन एक्सप्लॉइट किया वर्किंग क्लास को? इंग्लिशमैन, जो कि वहां के ओनर थे, फैक्ट्री ओनर्स थे। ओके, एक्सट्रीमली लो सैलरीज वर पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स। और जो हमारे इंडियन फैक्ट्री वर्कर्स थे उनको बहुत ही कम सैलरी दिया जाता था। ओके, देखो एजुकेटेड इंडियंस क्या लिखा है, इंडियंस वर नॉट अपॉइंटेड टू हाई पोस्ट इन सिविल and military services were only reserved for the British. Their chances of promotion were also weak. As a result, the educated Indians began to feel alienated by the British. अब उस वक्त क्या हुआ ना कि कोई इंडियन कितना भी एजुकेटेड हो उसको हाई पोस्ट नहीं दिया जाएगा, और जो सिविल पोजीशंस है, जो मिलिट्री सर्विसेज है, वो किसके लिए रिजर्व की जाएगी? ब्रिटिश लोग के लिए रिजर्व की जाएगी। और एजुकेटेड इंडियन चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, कुछ भी हो, सैलरी उसका कम ही होगा और उसका प्रमोशन एकदम ना के बराबर होगा, जस्ट बिकॉज ही इज एन इंडियन। ओके, देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, ये तो मेरा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था। अब पढ़ते हैं रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसी क्या है। इसके अकॉर्डिंग देखो क्या है, एक ग्रैंड दरबार ऑर्गेनाइज किया था। किसने ऑर्गेनाइज किया था? लॉर्ड लाइटन ने। कौन सी ईयर में? 1877। ओके, देखो क्या लिखा है, जिसके अकॉर्डिंग ये था कि वो लोग क्या करेंगे ना, क्वीन विक्टोरिया को बनाएंगे एम्प्रेस ऑफ इंडिया। क्या बोला उन्होंने कि भाई ग्रैंड दरबार में ऑर्गेनाइज कर रहा हूं जस्ट बिकॉज कि मुझे क्वीन विक्टोरिया को इंडिया का एम्प्रेस बनाना। तो उन्होंने क्या किया, अ ग्रेट famine also broke out in Bengal at this time. While million of rupees, ठीक है, millions of rupees were spent on the grand darbar, nothing was done to help Indians suffering from famine. तो millions पैसे खर्चा किए गए क्वीन विक्टोरिया को इंडिया का एम्प्रेस बनाने के लिए, लेकिन जो इंडियन सफर कर रहे थे फेमाइन से उनके पीछे एक रुपया भी खर्चा करना नहीं जरूरी समझा उन्होंने। ठीक है, अभी देखो एक वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पास हुआ था, कौन से ईयर में? देखो एक सेकेंड रुको,
ठीक है। देखो तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पास हुआ था 1878 में। किन्होंने पास किया था? ये लॉर्ड लाइटन ने। इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा है, अगर न्यूज़पेपर्स के अंदर कोई भी ब्रिटिश के अगेंस्ट कुछ भी प्रिंट करता है तो उसको बाय लॉ पनिश किया जाएगा। ओके, देखो क्या लिखा है, दिस एक्ट वाज लेटर रिपील्ड बाय लॉर्ड राइपन। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, 1878 में एक आर्म्स एक्ट पास हुआ जिसके अकॉर्डिंग किसने पास किया था? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ओके, देखो इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा है, नो इंडियन could use या possess weapons without a valid license. However, the Europeans and Anglo-Indians were allowed to keep arms without a license. तो क्या बोला भाई, देखो कितने मतलब बेवकूफ इंसान लोग हैं, कितने ये लोग निर्दयी इंसान लोग हैं कि उन्होंने बोला कि भाई इंडियंस जो है ना वो विदाउट लाइसेंस वेपन्स को यूज नहीं कर सकते, लेकिन जितने भी ब्रिटिश पीपल हैं, जितने भी इंग्लिश मैन है, वो विदाउट लाइसेंस को हमारे वेपन्स को यूज कर सकते हैं। तो ये क्या था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था इंडियंस की तरफ। ओके, देखो और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आईसीएस की एग्जामिनेशन होती है, इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन, तो इसके अकॉर्डिंग क्या था ना कि आप एक एग्जामिनेशन को 21 ईयर्स तक अटेम्प्ट कर सकते हो। बट ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, उन्होंने बोला कि आईसीएस की एग्जामिनेशन जहां लोग 21 ईयर्स तक अटेम्प्ट कर सकते हैं, वहां अब मैक्सिमम एज लिमिट होगा 19, जिसकी वजह से जो इंडियंस लोग सोचेंगे भाई बहुत टफ एग्जामिनेशन है और 19 ईयर्स में तो वो लोग खत्म नहीं कर पाएंगे। ओके, देखो उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटीज को रिमूव किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखो, एक किल्बर्ट बिल पास हुआ था 1883 में, किसके थ्रू, लॉर्ड राइपन के थ्रू। ओके, इन्होंने क्या बोला, इसके अकॉर्डिंग पॉलिटिकल इक्वालिटी बाय वेस्टिंग इंडियन जजेस विद द पावर टू ट्राई यूरोपियन और ब्रिटिश सिटीजंस रिसाइडिंग इन इंडिया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था ना कि वो डिसाइड करेंगे, इंडियन जजेस डिसाइड करेंगे कि यूरोपियन या ब्रिटिश और से कौन से लोग होंगे और उनको कौन सी पावर दी जाएगी। लेकिन इतनी प्रोटेस्ट हुई कि ये जो बिल है वो विड्रॉन कर दिया गया, बिल जो है वो वापस ले लिया गया और ये बिल पास नहीं हुआ। ओके, देखो लास्ट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट क्या है। अब इसके अकॉर्डिंग देखो क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन मेड द एजुकेटेड इंडियंस रियलाइज द नीड टू रिफॉर्म सोसाइटी, एज अ रिजल्ट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म नो मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया। अब जब वेस्टर्न एजुकेशन मिल रहा था इंडियंस को, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि उनको समझ में आया कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म हम लोग को मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, देखो क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या, अब हुआ हमारा एबॉलिशन ऑफ सती एंड विडो रिमैरेज एक्ट। अब उन्होंने क्या किया, जो प्रैक्टिस ऑफ सती थी उसको एबॉलिश कर दिया, विडो रिमैरेज एक्ट पास किया कि भाई विडोज लोग शादी कर सकते हैं। ठीक है, एफर्ट्स वर आल्सो मेड बाय द एजुकेटेड एंड एनलाइटेंड इंडियंस टू रिड्यूस कास्ट इनइक्वालिटीज एंड टू एंड द डाउरी सिस्टम, पर्दा सिस्टम, फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड चाइल्ड मैरिज। तो उन्होंने पहले तो उन्होंने क्या किया, एबॉलिशन ऑफ सती। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, विडो रिमैरेज एक्ट पास किया, पर्दा सिस्टम खत्म किया, डाउरी सिस्टम को खत्म किया और उन्होंने क्या किया देखो, और चाइल्ड मैरिज को खत्म किया, एंड किया सब कुछ। ठीक है, डाउरी सिस्टम, पर्दा सिस्टम, फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड चाइल्ड मैरिज। ठीक है, उसके बाद देखो राजा राम मोहन रॉय थे जो कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर थे। उन्होंने क्या किया, उनके एफर्ट की वजह से ही सिर्फ प्रैक्टिस ऑफ सती जो थी वो इलीगल डिक्लेयर की गई थी। देखो क्या लिखा है, ही एडवोकेटेड फीमेल एजुकेशन एंड इट वाज लार्जली ड्यू टू हिज एफर्ट्स दैट प्रैक्टिस ऑफ सती वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। उन्होंने फीमेल को एडुकेट करने के बारे में सोचा और यही रीजन था कि राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट्स की वजह से जो प्रैक्टिस ऑफ सती है उसको इलीगल डिक्लेयर किया गया। ओके, और देखो क्या लिखा है, ज्योतिराव फुले जो थे उन्होंने चैलेंज किया था कास्ट सिस्टम को कि भाई मुझे लोअर कास्ट के गर्ल्स को एडुकेट करवाना है, उन्हें भी एडुकेट कराना होगा। ओके, देखो रिफॉर्मर्स लोगों ने क्या किया, देखो क्रिटिसाइज किया भाई अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज किया उन्होंने। उसके बाद दे अर्ज्ड पीपल ऑफ एवरी कास्ट एंड क्लास टू वर्क टुगेदर टू अचीव द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया। तो उन्होंने क्या बोला कि जितने भी अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग जगह के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी मिलेगा इंडिया को इंडिपेंडेंस, तभी हमारे नेशन को इंडिपेंडेंस मिलेगा। क्लियर, देखो अब रिफॉर्मर्स जैसे कि स्वामी दयानंद एंड स्वामी विवेकानंद, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोटेस्ट किया। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती रेज द स्लोगन इंडिया फॉर द इंडियंस। तो ये जो स्लोगन थी इंडिया फॉर द इंडियंस, इसको किसने रेज किया था, स्वामी दयानंद जी ने। ओके, नेक्स्ट देखो, दीज रिफॉर्म मूवमेंट्स हाइलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन बाय एनकरेजिंग देम टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल मूवमेंट। और ये रिफॉर्म्स की वजह से जो वुमेन लोग थी हमारी, वुमेन एम्पावरमेंट दिखा और उन्हें एनकरेज किया गया कि भाई तुम लोग भी नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करो। ओके, देखो नेक्स्ट क्या है, राजा राम मोहन रॉय द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। अब इनके बारे में देखो क्या लिखा हुआ है, ये जो है ना राजा राम मोहन रॉय वाज अ ग्रेट ह्यूमैनिस्ट। ठीक है, जिन्होंने और रिलीजन्स के बारे में पढ़ाई की थी। 1809 में इन्होंने एक बुक लिखी थी पर्शियन गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा को स्टार्ट किया था, जिसके अकॉर्डिंग क्या लिखा था भाई कि आइडल वर्शिप को खत्म करो। ठीक है, 1828 में इन्होंने क्या फाउंड किया था, ब्रह्मो समाज। अब ब्रह्मो समाज में क्या लिखा हुआ था, अकॉर्डिंग टू ब्रह्मो समाज वर्शिप ऑफ वन गॉड शुड बी एक्सेप्टेड। उन्होंने क्या बोला
कि आइडल ऑफ वर्शिप खत्म करो और क्या करना चाहिए हम लोगों को, अगर आपको भगवान का पूजा करना है, इतना पूजा पाठ करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चैरिटी करो भाई, मोरालिटी दिखाओ, ठीक है, लोगों का हेल्प करो, हिंदुइज्म मुस्लिम को छोड़ो, ठीक है। देखो उन्होंने क्या बोला, प्रेयर करो, मेडिटेशन करो, चैरिटी करो, मोरालिटी दिखाओ, ठीक है, रिलीजियंस और क्रीड्स के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करो, तब आप दिखाओगे कि हाँ आप पूजा पाठ करते हो या नहीं करते हो, ठीक है, तब दिखाओ कि हाँ आप एक इंसान हो या नहीं हो, तब दिखाओ कि हाँ इंडिया इंडिपेंडेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। देखो सोशल रिफॉर्म्स क्या है, देखो ही वॉज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या सोचा भाई कि कास्ट सिस्टम यहाँ पे कुछ नहीं होता, ना कोई छोटा कास्ट का होता है ना कोई बड़ा कास्ट का होता है, सबको इक्वल ट्रीट करो, ठीक है। देखो क्या लिखा है, उन्होंने क्या बोला, और इसी वजह से इनके एफर्ट की वजह से जो है ना, जो बेंटिक थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने लॉ पास किया था 1829 में, और उन्होंने बोल दिया कि भाई सती जो है ना वो इलीगल है और पनिश की जाएगी बाय लॉ, जो भी इसको प्रैक्टिस करता है, ओके। देखो पायनियर ऑफ जर्नलिज्म में क्या लिखा है, he also started a Bengali weekly called the Samvad Company in 1821 and paper in Persian called Miratul Akhbar, ठीक है। उसका देखो क्या लिखा है, पॉलिटिकल राइट्स क्या उन्होंने बोला कि भाई सेपरेशन डिमांड की, उन्होंने क्या बोला भाई, जुडिशरी, ट्रायल बाय जूरी, जुडिशियल इक्वालिटी बिटवीन द इंडियंस एंड यूरोपियंस एंड इंडियनाइजेशन ऑफ द सुपीरियर सर्विसेज, अबॉलिशन ऑफ हेवी एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये सब का सेपरेशन उन्होंने मांगा, बोला कि भाई ये सब सेपरेशन हमें चाहिए, ओके। देखो नेक्स्ट, और ज्योतिबा फुले के ऊपर, अब इनका जो मेन मकसद था ना ये था अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, इनके पीछे इन्होंने सबसे ज्यादा एफर्ट कहाँ लगाई, वुमेन को सुपीरियर बनाने के लिए, इनके अकॉर्डिंग वुमेन आर सुपीरियर्स टू मेन, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि भाई वुमेन जो है ना वो भी बहुत कुछ कर सकती हैं, ठीक है। देखो क्या बोलते हैं ये, he is considered women superior to men and to maintain their status of superiority he wanted to provide education to women, उन्हें लगा कि अगर मुझे वुमेन को सुपीरियर बनाना है तो उन्हें क्या कराना पड़ेगा, एडुकेट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या लिखा है, 1851 में उन्होंने अपनी वाइफ सावित्रीबाई फुले के साथ एक स्कूल खोला, ठीक है। कहाँ पे खोला, देखो फर्स्ट स्कूल इन पुणे। 1854 में उन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया था, अनटचेबल्स के लिए स्कूल, और ऑब्वियसली उन्होंने क्या खोला, विडोज के लिए एक ऑर्फनेज, ओके। देखो उनका कास्ट स्ट्रक्चर क्या है, फेमस बुक उन्होंने लिखा था एक गुलमागिरी, ठीक है, जहाँ पे वो दिखाते हैं, उनकी जो बुक है ना गुलमागिरी, वो दिखाते हैं कि जो छोटा जात के लोग होते हैं और जो बड़े जात के लोग होते हैं उनके बीच का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उन्होंने उसको दिखाया है इस बुक में, ओके। देखो सोशल जस्टिस ऑफ लोअर कास्ट क्या लिखा है, स्वामी दयानंद एंड स्वामी विवेकानंद प्रोक्लेम्ड द सुपीरियरिटी ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, रिफॉर्मर्स कंडेम्ड अनटचेबिलिटी एंड द कास्ट सिस्टम, आइडियाज ऑफ द ब्रदरहुड एंड इक्वालिटी अट्रैक्टेड द सो कॉल्ड लोअर कास्ट, reformers taught people gave importance to women who could participate in the national movement, they protested against the British domination of India, Swami Dayanand Saraswati was the first to use the word स्वराज, यही पहले इंसान थे स्वामी दयानंद जी जिन्होंने बोला स्वराज वर्ड को पहले इस्तेमाल किया, ओके। देखो क्या लिखा है, इनके अकॉर्डिंग न्यू सोसाइटी बनना चाहिए, किसके लिए, कास्ट, क्रीड और रिलीजन में जहां पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ओके। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, rediscovery of India's past, many Indian Sanskrit texts were translated into English and other languages which established great technological and cultural advancement made by India in the past, तो बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट को हम लोगों ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, ओके उस वक्त। देखो क्या लिखा है, और यहाँ देखो क्या लिखा है, सर विलियम जोन्स जो है ना उन्होंने फाउंड किया था बंगाल को एनकरेज का ओरिएंटल स्टडीज के लिए, ठीक है, ट्रांसलेट किया, कालिदासा के प्ले को ट्रांसलेट किया, मनु स्मृति को ट्रांसलेट किया, ठीक है। अब वहां देखो चार्ल्स विंगसन वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू ट्रांसलेट द भगवद गीता इनटू इंग्लिश इन 1785। अब 1785 में क्या बोला मैंने, 1785 में चार्ल्स विल्सन, ठीक है, जो इंसान थे ना वो पहले इंसान थे जिन्होंने भगवद गीता को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, ठीक है, याद रखना। देखो जेम्स प्रिंस deciphered the edicts of the ancient Indian emperor Ashoka. He along with Alexander Cunningham had discovered the greatness of the Mauryas, Imperials, Chalukyas and Pallavas. This instilled a feeling of pride among the Indians. People now became aware of the political achievements under the Mauryas and Guptas, thus promoting the feeling of nationalism. तो ये जब यहाँ पे इसका प्रमोशन किया ना, डिस्कवर किया, तो लोगों के अंदर एक भावना जागी कि अच्छा हाँ चलो इंडियंस भी कुछ हैं, चलो ये लोग भी कुछ है, तो वो लोग क्या हो गए, मोटिवेट हो गए, ठीक है। देखो क्या, अब हड़प्पा मोहनजोदड़ो took place under the supervision of the Indian Archaeological Survey, okay. Now last time देखो क्या लिखा है, restoration of India's glorious past helped in restoring self confidence and self respect among Indians. अब जब इंडिया के पास्ट को हम लोगों ने बार बार रिस्टोर किया तो जो इंडियंस लोग हैं ना वो मोटिवेट हुए, ठीक है, उनको लगा कि भाई हाँ हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। क्या लिखा है देखो, रिस्पेक्ट आ गया, ठीक है, इंडियंस लोग दूसरे को रिस्पेक्ट करने लगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो गए वो लोग, ठीक है। देखो इट ऑल्सो बस्टेड द वेस्टर्न प्रोपेगेंडा दैट द इंडियंस वर नेवर एबल टू रूल देमसेल्फ, ओके। अब देखो वेस्टर्न एजुकेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा, अब जब वेस्टर्न एजुकेशन हुआ ना तो इन्होंने इसकी वजह से क्या हुआ, देखो इंडियंस की जो हार्ट है ना वो पूरी फुल हो गई थी,
filled the hearts of Indians with the feeling of liberty, freedom, equality and justice. Okay? देखो, educated Indians also acquired the concept of self-ruled democracy. ठीक है, उन्होंने क्या बोला भाई, हमें तो इंडिपेंडेंस चाहिए ब्रिटिश रूल से, हमें क्या चाहिए भाई, डेमोक्रेटिक रूल को हटाओ, सॉरी डेमोक्रेटिक, हमें डेमोक्रेसी चाहिए और हमें ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस चाहिए. ओके, देखो अब क्या आया था वहां पे, कुछ पेपर्स आए थे, अमृत बाजार पत्रिका, बंगाली द ट्रिब्यून, द पायनियर एंड द हिंदू. ओके, इसमें क्या क्या मैसेज है देखो, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, होम रूल एंड इंडिपेंडेंस फ्रीडम अमंग द पीपल. ओके, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, न्यूज़पेपर क्रिटिसाइज द अनजस्ट पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश एंड एक्सपोज द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. अब ये जो न्यूज़पेपर्स थी ना, इसी न्यूज़पेपर से पता चला भाई कि जो ब्रिटिश लोग हैं, ठीक है, ब्रिटिश लोग जो है, तो क्या पता चला उन लोगों को कि जो ब्रिटिश लोग हैं ना, उन लोगों के अंदर, सॉरी गाइस एक सेकेंड रुको, हाँ ठीक है, तो न्यूज़पेपर के थ्रू हम लोग सबको बता पाए कि जो ब्रिटिश लोग हैं ना वो कितने अनजस्ट हैं, ठीक है, कितने गंदे तरीके से सबको रूल करते हैं. ओके, इट एनकरेज वेरियस कम्युनिटीज एंड ग्रुप्स टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन द कंट्री. तो पेपर्स के थ्रू सबके तरफ मैसेज गया. ओके, देखो क्या है नेक्स्ट. अब पॉलिटिकल एसोसिएशंस की ग्रोथ हुई. 3 पॉलिटिकल एसोसिएशन थी, क्या क्या थी देखो, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन एंड इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस. इसके अकॉर्डिंग एक ये कहाँ फाउंड हुआ था, लंदन में 1866 में. किसके थ्रू, दादाभाई नौरोजी. इट वॉइस द ग्रीवियंस ऑफ द इंडियंस टू ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड सजेस्टेड रेमेडियल मेजर्स. ओके, द इंडियन एसोसिएशन वाज हेडेड बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लॉयर्स, प्रोफेशनल्स एंड एजुकेटेड मिडिल क्लास. इंडियंस वर इट्स मेंबर्स. अब इसमें कौन कौन था देखो, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग हैं वो यहाँ के मेंबर्स थे, इस ग्रुप के मेंबर्स थे. इसमें क्या लिखा था, इंडियन पीपल को क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट करेंगे उनके कॉमन पॉलिटिकल इंटरेस्ट के थ्रू. ठीक है, प्रमोशन करेंगे फ्रेंडशिप्स की, दिखाएंगे भाई कि हिंदू मुस्लिम जो है ना वो भाई भाई हो सकते हैं, ऐसा इसमें लिखा था. ठीक है, उसके बाद एंजॉय मास पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन मूवमेंट्स. ओके, और आईएनसी देखो क्या है, कहाँ फाउंड हुआ था ये, 1893 में कोलकाता में फाउंड हुआ था. इसकी पहली मीटिंग कहाँ हुई थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी. ठीक है, और इसमें ये फॉर्म हुआ था 2 साल के लिए फॉर्म हुआ था, 2 साल बाद, 2 years लेटर. ओके, अब इसमें देखो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ओके, तो इसमें कितने लोग थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता एंड जस्टिस ग्रांडे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू एस्टैब्लिश एन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन. एट दिस टाइम एओ ह्यूम जो है ना वो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट से रिटायर होकर आए थे, और उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें एक सेटअप चाहिए था जिसमें वो गवर्नमेंट को विड्रॉ कर सके, उनके अटेंशन को ड्रॉ कर सके गवर्नमेंट के ड्रॉबैक्स की तरफ. ठीक है, देखो he did this to avoid the outbreak of any revolt similar to the magnitude of the revolt 1857. ओके, यहाँ देखो क्या लिखा है, तो किसने फाउंड किया था, ये एओ ह्यूम ने फाउंड किया 1885 में. ठीक है, फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई थी, सपोज की थी कि भाई इसकी फर्स्ट मीटिंग जो है ना वो पुणे में होगी, लेकिन किसी वजह से पुणे में नहीं हुई, कहाँ पे हुई थी, मुंबई में हुई थी. क्लियर, देखो लॉर्ड डफरिन ने फेवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टू कीप द गवर्नमेंट इन्फॉर्म्ड ऑफ द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल. अब इसके अंदर देखो क्या क्या लिखा हुआ है. पहला सेशन कहाँ हुआ, दिसंबर में 1895 में. ओके, अभी क्यों हुआ था देखो, फीलिंग डेवलप करने के लिए, नेशनल यूनिटी की फीलिंग डेवलप की उन्होंने. क्या, किसके बेसिस पे, कि भाई कोई कास्ट हो, कोई क्रीड हो, कोई रिलीजन हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, हमें लोगों के अंदर यूनिटी भावना डालना होगा. ओके, देखो फिर क्या लिखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन लेजिस्लेटिव बॉडीज. ठीक है, अपॉइंट इंडियंस इन इंडियन पोजीशंस इन गवर्नमेंट ऑफिसेस. तो उन्होंने क्या बोला कि भाई गवर्नमेंट ऑफिसेस जो कि इंडिया की है उसमें इंडियंस को अपॉइंट करो. ठीक है, देखो क्या लिखा है, और okay to hold civil service examination not only in India, sorry not only in London but also in India. तो उन्होंने क्या बोला कि जो आईसीएस की एग्जामिनेशन है उसे सिर्फ लंदन में हेल्ड मत करो, इंडिया में भी वो एग्जामिनेशंस होनी चाहिए. ओके, देखो ओके, ये तो हो गया, यही सेम चीज पीछे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ लेंगे हम लोग ये चीज. आ जाओ, देखो क्या लिखा है. एम क्या थी, friendly relation between the nationalist political parties from different parts of the country to develop consolidate the feeling of national unity irrespective of caste, religion and province. ठीक है, formulate popular demands and present them before the government to train और organize public opinion in the country. तो उन्होंने क्या बोला कि भाई लोगों के आपस में लोगों को क्या बताएंगे कि irrespective of caste and religion हम लोग यूनाइट करके इंडिपेंडेंस अपना ले सकते हैं. तो ये सारा हमारे आईएनसी पार्टी का एम्स था. ठीक है, देखो सेशन कौन कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट सेशन कहाँ हुई थी, किसके प्रेसिडेंटशिप के अंदर, डब्ल्यूसी बनर्जी के प्रेसिडेंटशिप के अंदर पहले सेशन हुई थी. ठीक है, जिसमें 72 डेलीगेट्स प्रेजेंट थे. सेकंड सेशन कब हुई, 1886 में, जो कि कहाँ हुआ था, कोलकाता में हेल्ड हुआ था. ठीक है, किसके प्रेसिडेंटशिप के अंदर, दादाभाई नौरोजी. 23rd सेशन कब हुआ था, 1907 में एट सूरत. और यहाँ पे क्या हुआ ना, आईएनसी पार्टी जो है वो स्प्लिट हो गए 2 पार्टीज में, मॉडरेट्स और एक हो गया असर्टिव. ठीक है, उसके बाद 26 सेशन 1911 में क्या हुआ, जनगणना मन जो है वो पहली बार गाया गया था. ओके,
31st सेशन में ज्वाइंट सेशन हुआ था मुस्लिम लीग, मॉडरेट्स एंड असर्टिव नेशनलिस्ट ऑफ कांग्रेस यूनाइटेड। और फिर उसके बाद क्या हुआ देखो, 39 सेशन ऑफ 1924 में क्या हुआ, महात्मा गांधी जो है वो सेशन में प्रिसाइड कर गए थे। ओके, तो ये था हमारा ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। ओके, चलो चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको पढ़ना होगा। कहाँ से पढ़ोगे, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो हमारे नोट्स है वहां से पढ़ोगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।